हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान के 15 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस क्लास में हम लोग साइंस यानी विज्ञान के 15 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग साइंस के 15 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके परीक्षा में 2 अंक में पूछा जाता है। तो ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है और इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि श्वसन को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा यानी गर्मी उत्पन्न होती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। जब हम सांस लेते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है यानी ऊर्जा बाहर निकलती है जो एटीपी के रूप में जमा होती है जिसे हम लोग शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर कि उत्तल लेंस के किन्हीं 2 उपयोगों को बताएं। यहाँ पर उत्तल लेंस पूछा गया है, उत्तल दर्पण नहीं। उत्तल लेंस के किन्हीं 2 उपयोगों को बताना है। तो उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उत्तर लिखा गया है। पहला नंबर यहाँ पर है कि उत्तल लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किया जाता है। यानी उत्तल लेंस का उपयोग जो है वह दीर्घ यानी दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। तो पहला यहाँ पर उपयोग हो गया कि उत्तल लेंस का उपयोग दूर या दीर्घ दृष्टि दोष के रूप में होता है। और दूसरा यहाँ पर है कि इसका उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है, आप लोग याद रखिएगा। और मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में भी उत्तल लेंस पाया जाता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कारण है कि पानी भरे टब में तल पर रखा सिक्का हमें ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है अथवा पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है, क्यों। बताना है यहाँ पर कि क्या कारण है कि पानी भरे टब में तल पर रखा सिक्का हमें ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है अथवा पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है, क्यों। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इसका क्या कारण है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं, जिसके कारण बाहर से देखने पर हमें सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो क्या कारण है कि पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है, तो इसका कारण है प्रकाश के अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं, जिसके कारण बाहर से देखने पर हमें सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। इसका PDF आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम बताएंगे लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, तो इसका उत्तर लिखा गया है कि निष्क्रिय गैस भरने से इसका टंगस्टन तंतु नहीं जलता है।
विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? तो निष्क्रिय गैस भरने से जो है इसका टंगस्टन तंतु नहीं जलता है। नाइट्रोजन, आर्गन इत्यादि निष्क्रिय गैस है। यहाँ पर नाइट्रोजन, आर्गन इत्यादि ये सभी निष्क्रिय गैस हैं। निष्क्रिय गैस में तंतु वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, इसलिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ तक लिखना है। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है केमिस्ट्री से कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से याद हो जाएगा। वियोजन अभिक्रिया क्या है? तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटता है और दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? तो यहाँ पर एक अभिकारक टूटता है और दो या दो से उत्पाद में बदल जाता है उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? तो नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। इसी के कारण नेत्र अल्पतम दूरी और दूर बिंदु को नियोजित कर पाता है। समान अवस्था में नेत्र की समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होती है। कितना होता है? 4 डायोप्टर। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ तक। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका उत्तर लिखा गया है हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है। हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है, इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है। इसलिए तारों से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में यहाँ पर आवर्तित होता रहता है। अतः इस कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसकी फोकस दूरी बताना है। यानी यहाँ पर आर बराबर कितना दिया गया है? त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आर का वैल्यू कितना दिया गया है? तो 20 सेंटीमीटर दिया गया है। और यहाँ पर फोकस दूरी पूछा गया है, यानी एफ का वैल्यू पूछा गया है। तो एफ बराबर फार्मूला होता है r/2। फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है? r/2 होता है। एफ बराबर r/2। आर के जगह पर 20 सेंटीमीटर है, बट्टा में 2। यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर 10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ तक इसको बनाइएगा। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि विद्युत धारा को परिभाषित करे, इसका मान एन मात्रक लिखे। यानी विद्युत धारा क्या है, इसका मान और मात्रक क्या है, ये लिखना है। तो ये सिंपल है। इकाई समय में आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा क्या है? तो इकाई समय में आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इकाई समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। आवेश बटा समय होता है और इसका एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एम्पियर को हम लोग ए से सूचित करते हैं। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दिए। कई बार परीक्षा में पूछा गया है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। बहुत ही सिंपल है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, उदाहरण समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा अम्ल प्लस भस्म अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। यहाँ पर देखिएगा अभिक्रिया दिया गया है HCl है। HCl यानी HCl है। HCl का मतलब यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर ये क्या है? अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। प्लस यहाँ पर ये तो अम्ल है NaOH, यानी यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर ये क्या है? तो ये क्षार है। यहाँ पर NaOH
ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और अभिक्रिया करके यहाँ पर क्या बना रहा है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड हो गया है। यहाँ पर ये क्या है, तो लवण है, प्लस में H2 यानी जल है। तो यहाँ पर देख सकते हो अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 10 और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, पूछा गया है सोडियम को किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सोडियम को किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगती हैं। अतः यही कारण है कि जल न जाए, इससे बचने के लिए किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है सोडियम को किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण, सोडियम यहाँ पर अत्यधिक क्रियाशील है, तो अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगता है। अतः यह जल न जाए, इसे बचाने के लिए हम लोग किरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं सोडियम को। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताए। यहाँ पर लोहे को जंग से कैसे बचाया जा सकता है, 2 तरीके बताना है यहाँ पर। तो देखे होइएगा कि लोहा को अगर हम लोग बाहर फेंक देंगे तो वायु से अभिक्रिया कर उस पर जंग लग जाता है, और यहाँ पर इसे बचाने के उपाय बताना है। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि जंग से बचाने के तरीके इस प्रकार हैं। पहला नंबर है कि तेल या ग्रीस की परत चढ़ाकर हम लोग लोहे को जंग से बचा सकते हैं। तेल या ग्रीस की परत चढ़ाकर यानी लपेटकर। यदि लोहे पर तेल या ग्रीस की अस्तर जमा दे तो नम वायु लोहे के संपर्क में नहीं आएगा, यानी यहाँ पर लोहा जो है वायु से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर उस पर जंग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर यदि लोहे पर तेल या ग्रीस की अस्तर जमा दे तो नम वायु लोहे के संपर्क में नहीं आ पाती हैं, जिससे जंग नहीं लगता है। दूसरा यहाँ पर है कि एनेमल से लोहे की सतह पर रंग रोगन के अस्तर जमा कर जंग पर नियंत्रण पाया जाता है। बसों, कारों, स्कूटर, मोटरसाइकिल, खिड़कियों, रेलगाड़ियों आदि पर एनेमल की अस्तर जमाई जाती हैं। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, तो इसका उत्तर लिखिएगा कि अम्ल पाचन क्रिया संपादित करने में सहायता प्रदान करते हैं एवं भोजन के साथ आए कीटाणुओं को नष्ट करते हैं। तो हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो अम्ल जो है पाचन क्रिया संपादित करने में सहायता प्रदान करते हैं एवं भोजन के साथ आए कीटाणुओं को भी नष्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो इसका उत्तर है कि सजीव जगत में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर और मिट्टी से खनिज लवण एवं जल अवशोषित कर पत्तियों में स्थित हरित लौ के सहारे ऊर्जादायक पदार्थों का निर्माण करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया जो है वह प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। उत्सर्जन की परिभाषा बताना है, यानी उत्सर्जन क्या है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। शरीर की उपचारिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। सिंपल भाषा में समझे तो उत्सर्जन क्या है, तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों यानी गंदा पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। तो वहीं लिखा गया है शरीर की उपचारिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर हो गया। तो 15 क्वेश्चन हम इस क्लास में बताए हैं और ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आप लोग जरूर लिख कर याद कर लीजिए।